कि आप लोग बुक्स लोगे तो ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे ना, तो हम साथ के साथ फिर रीडिंग स्टार्ट कर देंगे इनकी। अच्छा, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ जी, घर जाके रजिस्टर खोल के देख लेते थोड़ा सा तो याद आ जाता कि हाँ ये पढ़ा था। कोई डाउट नहीं है? तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आपके सिलेबस का पहला चैप्टर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, चैप्टर नहीं बोलूँगी, एक्ट बोलूँगी। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है, एक चीज़ याद रखना, एक्ट जब भी लिखो ना, ए मस्ट बी कैपिटल। अगर आपने ये वाला एक्ट लिख दिया तो ये इस एक्ट का मतलब होता है एक्शन, एक्शन, और इस एक्ट का मतलब होता है कानून। तो जब भी आप कोई भी एक्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, सीएमए वालों का ऑब्जेक्टिव है बट सीए वालों का तो सब्जेक्टिव है पूरा, है ना, तो आप कभी भी जब भी आंसर भी लिख रहे हो ना, कोई भी एक्ट लिख रहे हो, तो छोटा ए इस्तेमाल नहीं करना है, मार्क्स जो है वो कट जाएंगे आप। ठीक है, तो हमेशा कैसा यूज़ करना है? कैपिटल ए यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी कानून हो, सबसे पहले हम उसमें ये पढ़ते हैं वो कब बना, लागू कब से हुआ, किसने बनाया, ठीक है ना, कितने उसमें सेक्शंस हैं और कितने उसमें चैप्टर्स हैं। ये चीज़ हम हर एक्ट से पहले पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें किस में मेंशन्ड होती हैं? सेक्शन 1 में, टाइटल, एक्सटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से भी, जब हम इसके लीगल प्रोविजन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सेक्शन 1 हमें पढ़ना है। और सेक्शन 1 सबसे पहले ये कहता है कि ये बना कब और ये लागू कब से हुआ। बना कब और लागू कब हुआ, देखो, डेट इनेक्टेड। अभी आप लोगों के पास नोट नहीं है तो एटलीस्ट सब लिखेंगे इसको। ठीक है, डेट इनेक्टेड एंड डेट कमेंस्ड। कमेंस यानी कि कब से चालू हुआ। डेट इनेक्टेड इज 25th April 1872 and date commenced is 1st September 1872। ठीक है जी, ये दो डेट्स याद हुई। डेट इनेक्टेड बोलो लाउडली, सारे बच्चे रिपीट करेंगे एक बार। 25th April 1872, डेट कमेंस्ड 1st September 1872। दोनों है तो 1872 में, पहले में क्या है 25 अप्रैल और दूसरे में क्या है 1st September। नेक्स्ट इसमें आता है बच्चे कि ये बना कब और बनाया किसने। अच्छा जी, कौन बनाएगा इसको? लेकिन बनाया तो हमारे देश की पार्लियामेंट नहीं ना, तो ठीक है, इनेक्टेड बाय यानी कि मेड बाय क्या होगा? पार्लियामेंट। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आती है। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें कितने टोटल सेक्शंस हैं और इसमें कितने चैप्टर्स हैं। पहले ये समझो कि सेक्शंस और चैप्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेक्शंस एंड चैप्टर्स। 238 सेक्शंस हैं एंड 10 चैप्टर्स हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं? रोमन नंबर्स में। चैप्टर्स हमेशा रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। पहले इसको समझते हैं कि ये सेक्शन और चैप्टर होते क्या हैं। हाँ जी, आप में से किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शंस एंड चैप्टर्स? पहली बात, ये आपकी बुक के चैप्टर्स नहीं है कि आईसीआई मॉड्यूल में जो है चैप्टर नंबर 2 है या चैप्टर नंबर 3 है, नहीं। देखो, लॉ जब भी बनता है तो पार्लियामेंट लिखती है उसको, है ना। अब पार्लियामेंट जब इसको लिखती है तो एक बुकलेट बनाती है, उस बुकलेट को हम बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? बेयर एक्ट।
अब आपकी कोई भी नॉर्मल बुक में उठाऊँ, आपकी टेक्स्ट बुक, आपके स्कूल की बुक या कोई भी बुक, कॉलेज की बुक, तो उस बुक में भी क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, और फिर चैप्टर्स के अंदर नंबर्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसी होती है आपकी बुक भी। तो अब ये जो बेयर एक्ट है, इसे किसने बनाया है? तो ये भी बुक ही एक। अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कितने पोर्शंस में डिवाइड है? 10 पोर्शन में। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस ढंग से। तो ये हमारे क्या हैं? चैप्टर्स हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 1 से लेकर कहाँ तक है? चैप्टर 10। ये चैप्टर हो गए। ये आपकी बुक के, मेरी बुक के या किसी भी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स नहीं है, ये किसके चैप्टर्स हैं? बेयर एक्ट के चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में क्या होगी? नंबरिंग होगी, 1, 2, 3, 4। तो ये नंबरिंग्स जो है ये क्या है? ये सेक्शंस। अब हमारी बुक्स में तो क्या होता है, नए चैप्टर में नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना नंबरिंग दोबारा से नहीं स्टार्ट होती। सपोज करो यहाँ पर नंबरिंग जा रही है 25 तक, तो अब चैप्टर 2 में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 26 से। सपोज करो अब यहाँ पे नंबरिंग जा रही है 120 तक, तो चैप्टर 3 में कहाँ से स्टार्ट होगी? 121। और ये नंबरिंग्स हमारे क्या हैं? सेक्शन। अब अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं तो ये मेरा क्या है? सब सेक्शन। 3.1, 3.2 ऐसे पढ़ते हो ना बुक्स में, है ना? तो ये मेरे क्या होते हैं? सब सेक्शन। और अगर इस सेक्शन की मुझे कोई एक्सेप्शन लिखनी है तो उसे मैं क्या कहती हूँ? प्रोवाइडेड दैट करके। कोई एक्सेप्शन लिखनी है अगर इस सेक्शन की तो वो किस में जाएगी? प्रोवाइड। ये लीगल वर्ड्स हैं जो अब आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, बात समझ में आती है? फिर आपने कई बार ये भी देखा होगा 2A, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो डेफिनेशंस कैसे दी हुई हैं? सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C। अब ये ABC जो है ये क्या है? ये सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेस। अच्छा, आपने कहा ये ABC जो लिखे हुए हैं ये क्लॉजेस हैं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड सबसेक्शन? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 96(1), 96(2), 96(3), और यहाँ पे मैंने लिखा सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C। तो ये मैंने कहा ये तो है सब सेक्शंस, ठीक है जी। और ये मैंने कहा कि है क्लॉजेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शंस एंड क्लॉजेस? बताओ, बूझो तो जाने। हाँ जी। और कुछ बच्चे कहेंगे मैम क्लॉजेस ABC वाले होते हैं, हाँ सब सेक्शन 1, 2, 3 वाले होते हैं। नहीं जी, कई टीचर्स बताते हैं ये भी, लेकिन आपको पता है सब सेक्शंस भी ABC हो सकते हैं, 96A, 96B, और हम इन्हें बोल सकते हैं सब सेक्शंस। तो सब सेक्शंस और क्लॉजेस का ये डिफरेंस अगर कोई टीचर बताए ना तो समझ लेना उसको लॉ नहीं आती है। बात समझ में आ रही है? ABC और 1, 2, 3 इनका क्लॉजेस या सब सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शंस और क्लॉजेस? आपको ये पढ़ना है फाइनल्स तक जाके भी, जिंदगी भर। CA बनने के बाद भी ना, चाहे टैक्सेशन में जाओ, IPS में जाओ, किसी में भी जाओ, सेक्शन और सब सेक्शन से सब में ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि बोल क्या रहे लो, भाषा क्या कह रही है। हाँ जी, ऐसे ही कोई तुक्का, कोई बुद्धि लगाओ। और क्या डिफरेंस लगता है आपको? सब सेक्शन के पार्ट होता है, सेक्शन में सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन में हाँ, सब सेक्शन का सब सेक्शन भी होता है, वो भी बता दूंगी अभी। देखो, जब बच्चे हम सब सेक्शंस की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, इनका रिश्ता बड़ा मजबूत है। जैसे
कंपनीज एक्ट 96 की अगर मैं बात करूँ, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बात करता है जनरल मीटिंग्स की, कि कंपनी में जनरल मीटिंग कैसे होगी। 1 बताता है कब होगी, 2 बताता है कैसे होगी, और तीसरा बताता है इसको कंडक्ट कौन करेगा। लेकिन ये तीनों सब सेक्शंस बात किसकी कर रहे हैं? जनरल मीटिंग की। भाई बहन हो गए ना आपस में, एक ही माँ बाप की संतानें। किसकी संतानें ये सारी? 1 2 3 जनरल मीटिंग की। लेकिन वहीं जब क्लॉजेस की बात करें ना, तो एक दूसरे का मुंह देख के पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई तू कौन और मैं कौन? क्लॉजेस आर नॉट इंटर रिलेटेड। ए में डेफिनेशन दी होगी ऑफर की, बी में डेफिनेशन दी होगी कुछ और, सी में डेफिनेशन दी होगी कुछ और कंसीडरेशन की, डी में कंसीडरेशन की डेफिनेशन दी होगी जी। यानी कि सबके सेक्शन 2 हैं, लेकिन आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग ही दुनिया के प्राणी हैं सारे, वो होते हैं क्लॉजेस। नाउ यू गेट द डिफरेंस। सब सेक्शन क्या है? इंटर रिलेटेड, एक ही चीज पे बात कर रहे होंगे सब, और सब क्लॉजेस जो क्लॉजेस हैं वो एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। एक पूरब तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, ऐसे होंगे क्लॉजेस। ठीक है जी। अब अगर मैंने ये लिखा 3 1 2, तो ये तो हो गया क्या? सब सेक्शन। 3 तो क्या हो गया? सेक्शन। 1 क्या हो गया? सब सेक्शन। और 2 क्या हो गया? सब सेक्शन। ठीक है जी। नाउ इज इट क्लियर? अब अगर तुम कभी कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो बड़े बिंदास होके बोलना, 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 माय लॉर्ड। हाँ, ऐसे ही पढ़ते ना वकील, पूरे सेक्शन सब सेक्शंस के साथ। नाउ यू गेट इट। किसे क्लॉज बोलना है, किसे सेक्शन सब सेक्शन बोलना है, किसको सब सेक्शन बोलना है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताओ कितने सेक्शंस एक बार हम बोलेंगे टोटल? ये समझ में आया ना? ऊपर देखो मैंने लिखा है भाई, कितने सेक्शन? 238। चैप्टर्स कितने? 10। ठीक है। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई कहाँ पर होता है? यूएस में भी चलेगा, लंदन में चलेगा, इंडिया ऑल, यानी कि किस दिन बना और किस दिन एप्लीकेबल हुआ। इनेक्टेड इस दिन बना, और कमेंस चालू कब से हुआ? ठीक है, वो 1 सितंबर। जनरली एक कानून बनने में और उसको एप्लीकेबल होने में महीना, 2 महीना, 3 महीना, कई बार तो ये 7 8 महीने भी होता है, गैप होता है। ठीक है। तो एक्सटेंट क्या है? ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले हम पढ़ाते थे तो होता था ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब क्या है? ऑल स्टेट्स ऑफ। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर क्यों हट गया? तुम्हारी जी के टेस्ट कर रही हूँ। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 कोई बताएगा मुझे? हाँ नहीं, आर्टिकल 370 क्या था जिसकी वजह से हम हर चीज में उसको अलग 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 रखते थे? इसमें पूरा इंडिया पे कंट्रोल होता है, कश्मीर पे कंट्रोल था इंडिया का। आर्टिकल 370 और कौन बताएगा? थोड़ी सी डिटेल। हाँ जी, 75 साल लग गए हमको आर्टिकल 370 हटाने में। क्या था 370? तो नहीं, बवाल होते थे हमेशा। जब हटा तो बल्कि जितना बवाल सोचा था उतना हुआ नहीं, बवाल ही नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे अपना खुद का रूल वगैरह चलता है। पहले ना कश्मीर के मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो जैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं तुम्हें। कश्मीर के राजा थे हरिचंद, एंड दैट टाइम इट वाज अ प्योरली हिंदू स्टेट। ठीक है, मुश्किल से 2 या 3% उस समय मुस्लिम्स कम्युनिटी वहाँ पर थी। तो पहले कश्मीर बिल्कुल अलग था। तो क्या होता था कि पाकिस्तान उसको डराता था, धमकाता क्या था कि भाई हम आक्रमण कर देंगे आप पे, ये वॉर हो जाएगा। तो
तो राजा हरिचंद ने उस समय इंडिया से हेल्प मांगी कि भाई आप जो है हमें प्रोटेक्शन दो। तो इंडिया ने बोला भाई हम आपको कितने टाइम तक कैसे कैसे अलग स्टेट को हम प्रोटेक्शन देते रहेंगे। तो राजा हरिचंद ने अपनी जनता से पूछा कि भाई क्या हम इंडिया में मर्ज हो जाएं। तो उनकी जनता ने बोला कि मर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा एक अपना अलग कल्चर है, हमारा एक अपना सिस्टम है जो चलता है और हम चाहते हैं कि वो बना रहे, हमारे रीति रिवाज हमारे हिसाब से, हमारे कानून हमारे हिसाब से चलते रहें और फिर धीरे धीरे मर्जिंग हो, एकदम से मर्जिंग ना हो कि सारे इंडियन लॉज जो हैं हम पे एप्लीकेबल हो जाए। तो हरिचंद एक्सेप्टेड दिस और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की सहमति से, कि हम एक आर्टिकल डाल लेते हैं, आर्टिकल 370, जो कि ये कहता था कि कश्मीर पे कश्मीर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जब तक कि पूरे ढंग से वो इंडिया में मर्ज नहीं हो जाता। तो जब ये आर्टिकल डाला गया था तो ऑब्जेक्टिव वॉज कि 2-3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, कि भाई जब तक एक कहते हैं ना एक आपस में नई दुल्हन आती है तो घर में ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, तो कश्मीर क्या था उस समय इंडिया के लिए नई दुल्हन, कि भैया इंडिया में एडजस्ट हो जाए, थोड़ा ससुराल में एडजस्ट हो जाए तो फिर मर्जिंग कर देंगे। तो दिस वॉज आर्टिकल 370 एंड इट वॉज फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के कारण वो इतना लंबा स्ट्रेच हो गया। तो आर्टिकल 370 कुछ नहीं कहता था, वो कहता था कि कश्मीर में इंडिया के सारे लॉज अप्लाई नहीं होंगे, कश्मीर में अपने क्या चलेंगे, लॉज चलेंगे, तभी वहाँ जाके आप में से कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था और इसी कारण फिर कश्मीर की डेवलपमेंट भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो हटा तो नाउ इट्स अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया, इट्स अ फुल फ्लेज पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए अब कोई भी एक्ट जब हम उसकी एक्सटेंड पढ़ते हैं तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर हम एक्सेप्शन में नहीं डालते। ठीक है जी, समझ में आता है? तो एक बार बिना देखे जरा रिपीट करेंगे, डेट इनेक्टेड बोलो फटाफट। 25 अप्रैल 1872। डेट कमेंस लागू कब से हुआ? 1872। कितने सेक्शंस हैं? 238। चैप्टर्स कितने हैं? एक्सटेंट बताओ। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। बनाया किसने? पार्लियामेंट। वो बात अलग है कि उस समय पार्लियामेंट में कौन होता था? अंग्रेज होते थे। आप खुद ही सोच लो 1872 का एक्ट। ठीक है, चलो जी, ये तो थी हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसकी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। लेकिन अब एक्ट वर्ड ज़रा कोनी मार के साइड में करो और वर्ड अब कौन सा आता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, अब चर्चा का विषय क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? किसी चीज की डील होना। अच्छा जी, किसी चीज़ की डील होना। क्या डील दो होना? लोगों के बीच में कोई डील। अग्रीमेंट। अच्छा, एक वर्ड आया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? किसी चीज की डील होना। अच्छा जी, डील कितना भारी भरकम सा कॉर्पोरेट वर्ड है ना। आज मैं डील कर कर आ रहा हूँ। हाँ, आई क्रैक द डील। हाँ, 200 करोड़ 400 करोड़, है ना। देखो, सीए जिस दिन बन जाओगे या सीएम में जिस दिन बन जाओगे ना और कॉर्पोरेट्स में काम करोगे, ये अमाउंट्स में बहुत छोटे लगेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खासकर सीएमए वाले जो कॉस्टिंग्स उसमें जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो वहाँ पे तो बात ही ऐसी होती है करोड़ में। तो अभी जो तुम्हें वर्ड थोड़े से भारी भरकम लग रहे हैं, आर्टिकल 6 में जाओगे, जॉब्स में जाओगे तो बहुत छोटे वर्ड लगेंगे। अच्छा जी, क्या होता है अग्रीमेंट? डील। अच्छा, डील क्या होती है? दो पार्टीज के बीच में किया हुआ समझौता। समझौता क्या होता है? हाँ जी, देखो बच्चे, आपने एक वर्ड दिया मुझे अग्रीमेंट, ठीक है। अब सपोज करो आप यहाँ से निकलो, आपको भूख लगी, आपको सामने फूड वाला दिखा, आपने कहा भाई 2 केले दे दे। उसने कहा 10 रुपये का एक है, आपने 20 रुपीज़ दिए, उससे 2 केले ले लिए। हाँ जी, हैव यू एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट? आपने क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? कितने बच्चे कहते हैं यस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं नो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट हो। अच्छा जी, एक वर्ड और लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे,
अग्रीमेंट। अच्छा, आपने क्यों बोला कि यस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट? वो दुकानदार और जो खरीद रहा है उन के बीच का एक्सीडेंट हुआ है ना, अच्छा, आपने क्यों बोला कि नहीं है? ऐसे ही नहीं, लोगों में बुद्धि लगा के बोलो। देखो बच्चे, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, बनाना इज व्हाट, इट्स अ प्रोडक्ट, और आपने उसके लिए पैसे दिए, तो यस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने कहा मैम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अग्रीमेंट है। अब एक भारी भरकम सा वर्ड आ गया हमारे पास, अग्रीमेंट। अब इस अग्रीमेंट को भी समझते हैं कि भैया ये अग्रीमेंट क्या है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक है मिस्टर ए, ही इज अ सीए, और सीए के पास क्या होता है? अंधा पैसा, बहुत 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 सारा पैसा, ठीक है जी। अब इनके एक मित्र हैं मिस्टर बी, ये है नॉर्मल ग्रेजुएट बीकॉम। एक दिन दोनों कॉलेज की पुरानी कैंटीन में मिलते हैं, तो मिस्टर ए ने बी को बोला भाई मेरे यहाँ कभी डिनर पे, तो बी अग्रीड। इनके बीच में तय हो गया वेंसडे 7 PM ए के यहाँ डिनर, ठीक है जी। ए ने क्या दिया था? ऑफर, प्रपोजल, और बी ने क्या दी इसकी? एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। मैं 7 बजे वेंसडे को पहुंच जाऊंगा तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए। चलो, मामला तय हो गया। अब वेंसडे की सुबह से मिस्टर ए तैयारी में लगे, सारे नौकरों को नई यूनिफॉर्म दे दी गई है, जितने भी वो चांदी के बर्तन दे डिनर सेट से उन सबको चमकाया जा रहा है, फ्लॉन्ट भी तो करना है। आई एम अ सीए, इतना पैसा है मेरे पास, है ना। अब पूरा दिन तैयारी में मिस्टर ए लगे हुए हैं, शाम को अपना वो सिल्क का कुर्ता वुर्ता पहन के वो वेट कर रहे हैं, किसका? मिस्टर बी का। अचानक ही 6:30 घंटी बजती है फोन की, ठीक है। और मिस्टर बी कहते हैं यार सॉरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आज नहीं आ पाऊंगा। अब पहले तो मिस्टर ए के दिल के थोड़े से टुकड़े भी हुए, फिर गुस्सा भी आया। 20 डिशेस बनवाई पूरी, सारे नौकरों को नई यूनिफॉर्म दे दी, कितना पैसा खर्च कर दिया मैंने। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि तूने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, वादा खिलाफी की, तोड़ दिया प्रॉमिस। आई सी, मेरा जितना खर्चा हुआ ना यूनिफॉर्म्स में, डिनर बनाने में, सब निकाल बेटा अपनी जेब से, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कैन मिस्टर ए सू बी? सू का मतलब केस फाइल करना? हाँ जी। नहीं। कितने बच्चे कहते हैं नहीं? अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं यस? कोई यस नहीं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते केस फाइल? क्योंकि मैम कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, रिटर्न अग्रीमेंट नहीं। एक हमारे पास आया रिटर्न अग्रीमेंट, और बताओ। लीगल इंटेंशन लिखा इनके बीच के एग्रीमेंट। अच्छा, लीगल इंटेंशन, भारी भरकम सा शब्द आया। हाँ जी, और अच्छा, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, वादा तो था, है ना। अगर गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करते हो कि आज पिक्चर दिखाऊंगा और तुम टिकट लेके हॉल के बाहर खड़े हुए, वो नहीं आई, वादा खिलाफी तो की, तो प्रॉमिस तो था, है ना। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, वहां पे क्या है? प्रॉमिस है, ठीक है जी। कंसिडरेशन भी था, ये रहा। आप कह रहे हो लेकिन केस नहीं फाइल कर सकते। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो आप केस फाइल कर सकते हो, और लॉ ये भी कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। योर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज योर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स हम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोर्ट में जाके साबित करने में दिक्कत होगी, बट अगर आपने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी साबित कर दिया ना, तो उसकी भी उतनी वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस है जितने की एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा दैट योर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, नहीं जी, कहीं नहीं लिखा। तो ये वाली चीज़ तो मरी गई। रिटर्न तो इज नॉट द रीजन,
अब नेक्स्ट रीजन क्या है? लीगल इंटेंशन। अब लीगल इंटेंशन भैया ये क्या भला है? अब हम कहते हैं कि जब मिस्टर ए ने ये कहा था कि भाई तू मेरे यहाँ डिनर पे आई हो, क्या उनके दिमाग में कहीं पर भी ये था कि ये नहीं आएगा तो मैं इसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा? या मिस्टर बी के दिमाग में था खाना अच्छा नहीं खिलाया ना, केस फाइल कर दूंगा इसके ऊपर। खाना खा के तबीयत खराब हो गई ना, पेट खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं इसको, डबल केस डालूंगा इसके ऊपर। थी ऐसी लीगल इंटेंशन। जब उन्होंने ऑफर दिया मिस्टर ए ने और जब मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दी, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी इंटेंशन ऐसी थी कि हम एक लीगल रिश्ते में बंध रहे, हम एक कानूनन रिश्ते में बंध रहे? नहीं। ये कैसा अग्रीमेंट था? सोशल। लॉ कहता है जितने भी ऐसे सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? अग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम कहोगे मैम फिर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? देखो इसमें हम 3 इक्वेशन लिखते हैं। अभी तो मैंने तुमको कंफ्यूज किया है, कंफ्यूजन होगी तभी तो बुद्धि चलेगी तुम्हारी। सब कुछ यही लिख दूंगी तो फिर क्वेश्चन का कहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना। और लॉ में अपने आप को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए मजबूत होगी। देखो सबसे पहले इसी अग्रीमेंट की, ऊपर वाले अग्रीमेंट की बात करते हैं। ऑफर था, ऑफर की लीगल भाषा हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल। बच्चे आपके बेयर एक्ट में कहीं पर भी वर्ड ऑफर इस्तेमाल नहीं है, आपका वर्ड क्या इस्तेमाल है? प्रपोजल, ठीक है। प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बनता है हमारा? प्रॉमिस बनता है, नहीं अग्रीमेंट नहीं बनता, वादा बनता है, प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस में कुछ आदान प्रदान भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे डिनर था, अब भाई वो डिनर करने आते तो जब आप किसी के घर जाते हो तो कुछ लेकर जाते हो ना, खाली हाथ तो नहीं पहुँच जाते, वो भी जब पहली बार किसी के घर जा रहे हो, है ना। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब है? आदान प्रदान। ये आपका क्या होता है? ये आपका अग्रीमेंट बनता है। अब अपना ऊपर डिनर वाला एग्जाम्पल देखो, ऑफर था, हाँ बोलो भाई, यस। एक्सेप्टेंस था, दोनों थे तो क्या बना था? प्रॉमिस। वादा तो बना था डिनर का। कंसिडरेशन भी था, कंसिडरेशन क्या था? डिनर था। तो नो डाउट हम कहाँ तक पहुँच गए थे? अग्रीमेंट तक तो हम उसमें भी पहुँच गए थे। लेकिन आपने खुद बोला मैम केस तो नहीं फाइल कर सकते। लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट है, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप केस फाइल कर सकते हो। अब देखो अग्रीमेंट में जब मिल जाती है लीगल इंटेंशन, तब ये क्या बनता है? यानी कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीजें। लीगल इंटेंशन को आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और इसका अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि जब आप ऑफर दे रहे हो और जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आपके दिमाग में लीगल मामला होना चाहिए। वो एक वेब सीरीज है ना, मामला लीगल है ना, तो बात भी करते हैं तो उनके दिमाग में वो लीगल ही चल रहा होता है। तो जब ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस हो कि जब बात करते वक्त, ऑफर देते वक्त, एक्सेप्टेंस देते वक्त आपके दिमाग में लीगल चल रहा हो कि भैया इसने कुछ गड़बड़ की तो मैं ऐसे कोर्ट ले जाऊंगा, और दूसरी पार्टी भी सोचे इसने गड़बड़ की तो उसको कोर्ट ले जाऊंगा, तब हम कहते हैं कि उसमें क्या है? लीगल इंटेंशन। अब जैसे पापा ने मम्मी को बोला कि भाई तुम्हें साड़ी में दूंगा गिफ्ट में दिवाली वाले दिन, आदत से मजबूर पापा तो भूल गए। अब मम्मी ने कहा तुमने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, साड़ी कंसिडरेशन थी, चलो कोर्ट। दी नहीं तुमने, 25 साल हो गए यही करते हुए तुमने। हाँ जी, कैन शी सू हिम? क्यों? अग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या नहीं थी? लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। तो क्या नहीं बना? कॉन्ट्रैक्ट। और हम किसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही यही है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी डेफिनेशंस लिखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अभी पीपीटी खोलूंगी उसकी। हाँ एक ही बात है, अभी मैं लीगल इंटेंशन पे केसेस करा रही हूँ, सिर्फ इतना बता के नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब हम लीगल इंटेंशन में ना बच्चे 2 केसेस पढ़ते हैं, तो देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। आ जाओ। चलो जी, पहला केस हम इसमें पढ़ते हैं, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। कौन सा केस है? नाम बोलोगे एक बार सारे बच्चे? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है जी। अब इसमें देखो, द हस्बैंड वर्कड इन सिलोन। पेन ले लेती हूँ। ठीक है, हस्बैंड कहाँ काम करता है? सिलोन में। और अपनी वाइफ के साथ वो हॉलीडेज पे आया है घूमने, कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है जी। अब इंग्लैंड में हुआ क्या कि वाइफ तो बेचारी पड़ गई बीमार, ठीक है? डॉक्टर ने कहा शी कैन नॉट ट्रेवल बैक टू सिलोन, लेकिन अब सिलोन में हस्बैंड की क्या थी? जॉब थी, नौकरी थी। तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बड़ा प्यार करती थी, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम सिलोन वापस चले जाओ, क्योंकि बच्चे दरवाज़ा या तुम बंद कर दे, मेरे ख्याल से कूलिंग नहीं होगी ऐसे की ना। तो हस्बैंड जो है उसने कहा भाई ठीक है तुम यहाँ रुको और मैं क्या करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। एक बार मैं इसी के लिए बोलती हूँ। तो वाइफ रह गई इंग्लैंड में और हस्बैंड कहाँ चला गया? सिलोन वापस चला गया। चलो जी, अब जाते जाते हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम यहाँ अकेली रहोगी तो अपना खर्चा पानी कैसे करोगी? तो द हस्बैंड प्रॉमिस टू पे वाइफ। ये एसी का ना टेम्परेचर कम करवा दो, मतलब कूलिंग कम कर रहे हैं। हाँ, तो वाइफ को उसने क्या बोला कि मैं 30 पाउंड्स पर मंथ क्या दूंगा तुम्हें? मेंटेनेंस दूंगा, भाई तुम उसमें अपना मेडिकल भी देख लेना और तुम अपना रहना भी देख लेना। और बहुत पुराना केस है, उसमें 30 पाउंड वॉज अ ह्यूज अमाउंट, इट वॉज अ गुड अमाउंट। ठीक है जी। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ महीने पैसे आए, उसके बाद जब पैसे नहीं आए तो वाइफ को चिंता हुई। वाइफ ने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो हस्बैंड ने फ़ोन उठाया एंड ही सेड सॉरी डियर, नाउ आई डोंट लव यू एनी मोर, नाउ आई एम हैविंग सम अनदर वुमन इन माई लाइफ। ठीक है, और अब तो मैं उसी के साथ रहूँगा, उसी से शादी करूँगा। तो हस्बैंड ने तो क्या बोल दिया? सॉरी बोल दिया। और मिसेस बेल्फोर का दिल क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े। ठीक है, यहाँ 2 टुकड़े हो सकते हैं, ज़्यादा भी हुए हों। ठीक है, अब मिसेस बेल्फोर को बड़ा गुस्सा आया कि भाई एक तो मुझे चीट किया, धोखा दिया, पैसे भी नहीं दे रहे हैं अब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर। द वाइफ सूड हस्बैंड। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ क्या वाइफ को ये 30 पाउंड्स मिलेंगे? कोर्ट में केस है, तुम्हारी अदालत में केस है, ठीक है, फैक्ट्स तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें क्या साबित करना है, कैसे साबित करना है बताओ। हाँ जी, कितने बच्चे कहते हैं वाइफ को 30 पाउंड्स मेंटेनेंस मिलेगा? अच्छा, कितने कहते हैं नहीं मिलेगा? अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? लीगल इंटेंशन इसका कि 30 पाउंड मिल जाएंगे। अच्छा, लीगल इंटेंशन, लीगल इंटेंशन। अच्छा, और आप लोगों ने कहा मिलेगा, क्यों मिलेगा? वो लीगली कनेक्शन में दे रहा है, हस्बैंड ले रहा है। इंडियन में लॉ होता है कि हस्बैंड को वाइफ की केयर करनी पड़ेगी, तो वो देगा ही देगा। मैं ना यहाँ पे आपको 2 बातें समझाती हूँ, पूरा लॉ पढ़ते हुए ध्यान रखना। पहली बात, जब भी आप किसी भी केस का डिसीजन लिखते हो ना, तो दिल से नहीं लिखना हाय बेचारी पैसे मिलने चाहिए उसको,
वो देखते हो कानून की देवी, आंख में पट्टी बंदी होती है, तराजू होता है ना? बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं हमारे हिंदी मूवीज में हीरोज के ऊपर, है ना? वो पट्टी क्यों बंदी होती है? इमोशंस ना दिखे और तराजू में क्या पड़े हो? लीगल प्रोविजंस और एविडेंसेस, कानून और सबूत। तो वो कहते हैं ना कि हम सबूत के मोहताज होते हैं, वो हीरो ऐसे बोलता है ना अकड़ के, है ना? तो दिल को तो हमेशा क्या रखना है? साइड में। अब जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो वो हिंदू लॉ में या इंग्लिश लॉ में नहीं गई है, पर्सनल लॉ में नहीं गई है, उसने केस कौन से एक्ट में फाइल किया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसे तो सबसे पहले क्या साबित करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो यही साबित करेगी। अब सबसे पहले उसने क्या साबित किया? दैट देयर वाज एन ऑफर। हम अपने जो पढ़े हम उसी पे चलते हैं, लॉ के हिसाब से जैसे चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ऑफर था, हस्बैंड ने कहा था मैं 30 पाउंड दूंगा, एक्सेप्टेंस थी जी, थी, वाइफ ने कहा था ठीक है मैं लूंगी, तो ये मिलके प्रॉमिस बना था, हाँ या ना? कंसिडरेशन है, यस, 30 पाउंड इज देयर। तो ये कहाँ तक पहुंच गई थी गाड़ी? अग्रीमेंट तक तो गाड़ी पहुंची हुई थी, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन हमें गाड़ी लेकर कहाँ तक जानी है? कॉन्ट्रैक्ट तक। केस तो तभी फाइल कर पाएंगे। अब ये अग्रीमेंट की गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट तक गई क्या? कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ी कब जाएगी? जब अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी या लीगल इंटेंशन का तड़का मारेंगे। अब ये है या नहीं है, यही तो हमें डिसाइड करना है। लीगल इंटेंशन इज नॉट डिफाइंड इन लॉ एनीवेयर। लीगल इंटेंशन को कानून ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। कानून तो ये कहता है कि जैसे हमारे पास केस आएगा उसके फैक्ट्स को सुन के देखकर हम पता लगाएंगे कि लीगल इंटेंशन है या नहीं है। इंटेंशन तो भावना है ना, थॉट प्रोसेस है, वो तो फैक्ट सुन के पता चलेगा। हाँ जी, अब आप बताओ, इसको आप कह सकते हो लीगल इंटेंशन को किस केस में थी? जब वादा किया गया, प्यार मोहब्बत थी दोनों में, कोई लड़ाई झगड़ा था, कुछ था? प्यार मोहब्बत में किए गए वादे। जैसे पापा ने मम्मी को बोला था साड़ी लाके दूंगा, फिर साड़ी लाकर नहीं दी, और मम्मी क्यों नहीं केस फाइल कर सकती? क्योंकि क्या नहीं थी? लीगल इंटेंशन। यहाँ पे लग रही है आपको लीगल इंटेंशन? जिस समय वादा हुआ, आज की बात नहीं कर रहे, जिस समय प्रॉमिस हुआ, क्या उस समय लीगल इंटेंशन थी? बताओ, यस और नो? कितने बच्चे कहते हैं यस? कितने बच्चे कहते हैं नो? रेज योर हैंड। हाँ बच्चे, आप क्या कहते हो? पता नहीं, फर्स्ट क्लास है बच्चे आज आपकी। तो जितना मैंने बताया उतना समझ में आया है यहाँ तक या नहीं आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं। लॉ हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो अभी आप जब अगली क्लासेस में आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आ जाएगा सब समझ में। हाँ जी, तो ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस हुआ, हमारा आदान प्रदान भी था 30 पाउंड्स का, तो अग्रीमेंट तो बन गया। लेकिन कोर्ट ने बोला वे लीगल इंटेंशन नहीं थी, और वो लीगल इंटेंशन इसीलिए नहीं थी क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात थी। प्यार मोहब्बत में कहाँ कोई लीगल इंटेंशन होती है? और अगर लीगल इंटेंशन नहीं थी तो ये तो सिर्फ क्या रह गया? अग्रीमेंट। ये क्या नहीं बना? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस अपने दिल की सुनने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कानून के हिसाब से चलना है। देखो, यही प्रोसीजर पढ़ा हमने। सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, फिर सामने वाला व्यक्ति उसकी एक्सेप्टेंस दे, वादा हो गया जी, एक्सेप्टेंस के बाद लीगल इंटेंशन है या नहीं है, बस ये हमें देखो। इसमें लीगल इंटेंशन नहीं थी, बट ऐसी बात नहीं है बच्चे की, जहाँ कहीं पर भी रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, बाप बेटे का, या वो तो उसमें लीगल इंटेंशन कभी होगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक केस और पढ़ते हैं, पहले इसका डिसीजन पढ़ते हैं। देखो, कोर्ट ऑफ अपील, द वाइफ कुड नॉट सक्सीड। वाइफ जो है उसको पैसा नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट छोड़ दो, ये अभी मैंने समझाया नहीं। दूसरा देखो, agreement between husbands and wives are not contract because the parties do not intend them to be legally binding। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के प्यार मोहब्बत के बीच में जो आपसी वादे होते हैं उनमें लीगल इंटेंशन नहीं होती। वो कैसे अग्रीमेंट्स होते हैं? सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं।
ठीक है जी, बात समझ में आई सबको। अब इसी में एक केस और देखो, मैरिड वर्सेस मैरिड। अब इसमें देखो, शादी हुई, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और दोनों ने मिलकर घर खरीदा। आजकल घर कैसे खरीदते हैं? EMI, बैंक लोन, है ना। तो इन्होंने भी क्या लिया? लोन लिया घर खरीदने के लिए। अब लोन की किस्त जा रही है, घर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों के क्या शुरू हो गए? झगड़े, जबरदस्त वाले। वाइफ ने हस्बैंड को बोला तुम्हारी तो शक्ल ही मनूस है। हस्बैंड ने बोला तुम तो दिख जाओ ना तो काली बिल्ली से भी बुरी है। दिन इतना खराब जाता है, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं दोनों बुरी तरह, तू मनूस और तू मनूस। अब हस्बैंड ने कहा भैया मुझे तो कोई और पसंद आ गई है, तुम निकलो इस घर से, अब मैं उसके साथ रहूँगा इस घर में। वाइफ ने कहा अच्छा जी, ऐसे कैसे? मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, ऐसे कैसे निकल जाऊँ? तो अब ये जो इतना झगड़ रहे थे, लड़ मड़ रहे थे, सारे स्यापे हो रहे थे, तो एक दिन उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई हस्बैंड वाइफ को कितना पे करेगा? 40 पाउंड्स पर मंथ मेंटेनेंस पे करेगा, और इस 40 पाउंड्स में वाइफ क्या चुकाएगी? EMI भी चुकाएगी, यानी कि मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? गिरवी जो चीज़ रखी होती है, घर बैंक के पास गिरवी होता है ना, जब तक हम पूरा लोन नहीं चुका देते। तो हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हें 40 पाउंड्स पर मंथ देता रहूँगा, उसमें से 10 पाउंड्स का जो हमारा मंथली EMI है वो भी तुम देती रहना। जब ये EMI पूरी हो जाएगी, यानी कि जब ये मॉर्टगेज पूरा पे ऑफ हो जाएगा, हमारा घर गिरवी नहीं रहेगा, तो ये घर ज्वाइंट नेम से मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँगा। यानी कि ज्वाइंट नेम से किसके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा? वो वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा। वाइफ ने कहा तुम बहुत डैश डैश किस्म के इंसान हो, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू लाइक दिस। वो अंदर गई, पेपर लेकर आई, ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेपर लेकर आई, लिख के दो। और हस्बैंड ने क्या किया? ही रोट दिस डाउन एंड साइन दी पेपर। अब वो 40 पाउंड देता रहा, वो मॉर्टगेज का अमाउंट भी पे ऑफ करती रही। जब लोन पूरा चुकता हो गया, घर गिरवी नहीं रहा, तो वाइफ ने कहा लाओ अब मेरे नाम पे करो घर। तो हस्बैंड ने क्या किया? मना कर दिया। रावण वाली हंसी, हा हा हा, दिमाग खराब है मेरा, जो घर तुम्हारे नाम पे करो, दफा हो जाओ यहाँ से। अब वाइफ ने क्या किया? केस फाइल कर दिया। अब दोबारा से केस तुम्हारी अदालत में। हाँ जी बताओ, वाइफ को ये घर मिलेगा या नहीं? मिलेगा। और कोई दिल पे नहीं, हाय बेचारी, पहले ऑफर था, यस हस्बैंड ने ऑफर दिया था कि 40 पाउंड ले लो और अपना ध्यान उसमें खर्चा भी चला लेना और EMI भी दे देना। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस था, यस वाइफ ने एक्सेप्टेंस भी दी थी। ये दोनों मिले तो क्या बने? प्रॉमिस। कंसिडरेशन था, आदान प्रदान था, बिल्कुल भाई, घर लाखों का घर। तो यस प्रॉमिस में क्या जुड़ा हुआ था? आदान प्रदान, घर का आदान प्रदान, कंसिडरेशन था। ये कंसिडरेशन था तो ये क्या बन गया? तो अग्रीमेंट की कहानी तो यहाँ पर भी है, हम पहुँच गए अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में क्या जोड़ना है? लीगल इंटेंशन। तो बेसिकली अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है कि लीगल इंटेंशन है या नहीं है, क्योंकि लीगल इंटेंशन होगी तभी क्या बनेगा? ये अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, लीगल इंटेंशन आपको इस केस में लगती है या नहीं? कितने बच्चे कहते हैं यस लीगल इंटेंशन इज देयर? कितने बच्चे कहते हैं कि लीगल इंटेंशन इज नॉट देयर? अच्छा, क्यों नहीं है लीगल इंटेंशन? उसने ना एग्रीमेंट एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे किया है, और ये जो स्टेप का लीगल इंटेंशन होता है एग्रीमेंट, वो मैंने अभी बताया कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी इन राइटिंग। तो फिर इसमें कहीं से भी लीगल इंटेंशन कहाँ है? अच्छा, बाकियों को क्यों लगती है कि लीगल इंटेंशन है? क्योंकि उसने वो साइन करवा दिया और नोट डाउन करा दिया कि अच्छा, पहला क्वेश्चन, प्यार मोहब्बत में हो रहा था ये सब? झगड़ रहे थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे, मनूस मनूस। जब दो इतना लड़ने वाले व्यक्ति बैठ के किसी चीज पे सेटलमेंट कर रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत में तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो वाकई उसको एक लीगल अंजाम देना चाहते हैं, उस झगड़े को लीगल तरीके से सुलझाना चाहते हैं। तो जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो कोर्ट भी तो यही बोलेगा,
दे आर एट द वर्ज ऑफ डिवोर्स। अब डिवोर्स के टाइम पे ये जो आपसी बंटवारा होता है कि ये वाला घर इसका, गाड़ी इसकी, वो सब क्या होता है? लीगल इंटेंशन नहीं होती उसमें। तो देखा, नो डाउट इट्स अ केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बट इट्स नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और फिर हमें इस चीज में और ज्यादा हम कह सकते हैं कि लीगल इंटेंशन है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा? पेपर पे साइन कराया। पापा ने जब कहा था कि साड़ी दूंगा मम्मी को, तो क्या मम्मी ने पेपर पे लिखवाया था, साइन करवाया था? चाहे नो डाउट इट्स अ ब्लैंक पेपर, बट राइटिंग में जब हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करना चाह रहे हैं? उसको लीगल अंजाम देना चाह रहे हैं। और राइटिंग में पेपर हो या ना हो, डजंट मैटर, ये तो सिर्फ एक सपोर्टिव एविडेंस है। मेन तो क्या है कि दो व्यक्ति जो इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बैठ के रुपए पैसे का और घर का क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं। तो क्या उनके दिमाग में लीगल इंटेंशन नहीं रही होगी उस समय? बिल्कुल रही होगी कि मैं पूरी EMI चुका दूँ, और पूरे टाइम हस्बैंड ने पैसे दिए और उसने क्या चुकाई है? EMI चुकाई है। बकायदा रुपया पैसा का बैठ के डिवीजन किया, घर का डिवीजन किया भाई उन्होंने। यस, देयर इज अ लीगल इंटेंशन। तो जब ये कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट ने क्या बोला? When the agreement was made, जब अग्रीमेंट बनाया गया था, the husband and wife no longer living together, यहाँ तक कि साथ भी नहीं रह रहे थे, therefore they must have intended the agreement to be binding। दूसरा सपोर्ट हमें क्या मिला कि उन्होंने इसको क्या लिखा? कागज पे। तो और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि हाँ भाई लीगल इंटेंशन थी। पहले तो उनके झगड़ों के कारण किया, ये एक एविडेंस है। दूसरा उन्होंने पेपर पे भी लिखा, ये सेकेंडरी एविडेंस है। द हस्बैंड हैड टू ट्रांसफर द हाउस टू दी, हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा? बीवी को घर देना। तो लीगल इंटेंशन टोटली बच्चे केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। और आपके पेपर में वो बहुत मुश्किल वाला या बहुत जटिल वाला केस आपको नहीं देंगे, बड़ा सिंपल सा ही देंगे आप, जिसमें आपको पढ़ते ही साफ पता चलेगा। जैसे पहले केस में भी आपको पता चला प्यार मोहब्बत में प्रॉमिस किया था, यहाँ पे पता चला कि भैया प्यार मोहब्बत का प्रॉमिस नहीं। अच्छा, लीगल इंटेंशन, चलो एक चीज और लेते हैं। ये दो केसेस तो पढ़े, पहला कौन सा बोलो? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। हाँ जी, ये वाला था पहला, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। दूसरा कौन सा था? मैरिड वर्सेस मैरिड। एक बार लाउडली, पहला कौन सा? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। दूसरा कौन सा? मैरिड वर्सेस मैरिड। और ये दोनों केसेस मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पे आधारित। तो इससे आपके माइंड में एक चीज क्लियर होगी, रिलेशन डजंट मैटर, फैक्ट्स मैटर, कि किस हालात में और सर्कमस्टांसेस में उन्होंने अग्रीमेंट किया। हाँ जी, बात समझ में आती है? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, लीगल इंटेंशन पे ही बात करेंगे। सपोज करो तुम CA फाइनल में पहुंच गए, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें पड़ोसन बड़ी पसंद है, 1.5 साल से तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि भैया मैं CA बनूं तो रिश्ता लेकर जाऊं, ठीक है। वो कोचिंग के लिए निकलती है तो तुम बालकनी में टंग जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि इससे शादी करनी है तो मुझे क्या बनना है? CA बनना है, ठीक है। अब आज तुम्हारा CA का रिजल्ट है और तुम्हारी हार्ट बीट बड़ी फास्ट है। जैसे ही तुम्हें पता चला रिजल्ट आ गया, तुमने सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक किया और पास। तुम क्या बन गए आज? और तुम्हारी पहली इच्छा कौन सी है? अंकल के पास जाना है और पड़ोसन का हाथ मारना। अब तुम तैयार हो रहे हो, बेस्ट शर्ट पहन रहे हो, होता है ना, ये वाली शर्ट मेरे लिए लकी है, ये वाला पेन मेरे लिए लकी है, इससे पेपर लिखूंगा तो पास हो जाऊंगा, है ना। अपने अपने टोटके हमारे होते हैं ना सबके, है ना। तो तुमने अपनी बेस्ट शर्ट निकाली, तैयार हो रहे हो, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब पड़ोसन के पप्पा सामने खड़े, तुमने कहा आज तो मैं भगवान से कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। तुमने बड़े प्यार से उन्हें अंदर बुलाया, बोला अंकल चाय पियोगे? बाग बकरी चाय बना दे रिश्ते, है ना। तुमने उनके लिए चाय बनाई, उनको बिठाया, मन में लड्डू फूट रहे हैं कि बस अभी यही बोल दूंगा, जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम कुछ कहते, उससे पहले अंकल ने बोला बेटा तुम्हारी बहन की शादी है मैरिडियन में कर रहा हूँ, आना जरूर।
हाँ बेटा, वैसे तो मेरिडियन में 2,500 रुपये की एक प्लेट है, तो बता रहे हैं अंकल कि शगन कितने का लाना, ठीक है बेटा, ज़रूर आओगे ना? तुमने कहा हाँ हाँ अंकल, दिल पे पत्थर रख के, नहीं अंकल मैं ज़रूर आऊँगा पक्का, और कोई शादी में काम हो तो बताइएगा, ठीक है। अब शादी वाले दिन तुमने बड़ी कोशिश की मगर तुम जा नहीं पाए, ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है। अब शादी हो गई, 5वें दिन अंकल फिर आए तुम्हारे घर, बेटा तुम शादी में नहीं आए, तो तुमने कहा अंकल कुछ काम आ गया था, ये हो गया था। अंकल ने कहा वो सब ठीक है, बट तुम्हें पता है मैंने मेरिडियन में शादी की थी, बड़े गिने चुने लोगों को बुलाया था, सबकी प्लेट बुक की थी, तुम नहीं आए तो तुम्हारी 2,500 रुपये की प्लेट बर्बाद हो गई, तो मुझे 2,500 का नुकसान हुआ है, पैसे दो। बच गए ऐसे कंजूस ससुर से तुम। हाँ जी, तो कैन अंकल सू यू फॉर 2,500? क्यों? लीगल इंटेंशन ही था। हाँ जी बताओ। सोशल एग्रीमेंट। हाँ सोशल ये सोशल एग्रीमेंट। अच्छा, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, मेरिडियन की 2,500 रुपये की प्लेट, हाँ जी, तो अग्रीमेंट तो था, कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट क्यों? लीगल लीगल इंटेंशन, इट वाज अ नॉर्मल सोशल इनविटेशन, है ना? ना तो उनके दिमाग में ऐसा था कि तुम कोई शादी का कार्ड देने आता है तो उसके दिमाग में होता है कि तुम नहीं गए तो तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर देगा, या तुम्हारे दिमाग में होता है खाना अच्छा नहीं हुआ और शगन का लिफाफा मैंने पहले दे दिया तो केस फाइल कर दूंगा, शगन वापस करो, होता है ऐसा? नहीं। तो फैक्ट से तुम्हें पता चल रहा है दैट देयर इज नो लीगल इंटेंशन, और अगर लीगल इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अंकल कैन नॉट। हाँ जी, अब मुझे बताओ लीगल इंटेंशन का ये जो वर्ड है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी का ये जो वर्ड है, ये तुम सबको समझ में आता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है बोलो? प्रपोजल प्लस ऑफर, सॉरी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी या लीगल इंटेंशन, कुछ भी बोल लो, इज इक्वल टू बात समझ में आती? तो पहले अब हम लिखते हैं अग्रीमेंट की डेफिनेशन और फिर हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। आ जाओ। अग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। अब देखो तुम्हें अग्रीमेंट की इक्वेशंस पता है ना, डेफिनेशन अपने आप ही याद होगी। सेक्शन 2, every promise and every set of promises, वादा एक या एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, इसलिए उन्होंने लिखा है सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन for each other. Is an ठीक है जी, पहले ये लिखो फिर इसका मतलब समझाती हूँ। वैसे मतलब अब तुम्हें पढ़ के समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, नोट किया सबने? अब देखो हमने इक्वेशन पढ़ी, क्या पढ़ा हमने? अग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से, तो यही तो लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एक वादा मैंने किया, एक वादा तुमने किया, ठीक है, एक दूसरे के लिए वो क्या बना? कंसिडरेशन। और ये जब दोनों मिल जाते हैं प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन तो क्या बन जाता है? ये इक्वेशन तो पढ़ी हमने,
क्लियर है ना? डेफिनेशन का रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी? एक बार लाउडली रीड करेंगे सारे, पढ़ो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, एक बार और बिना देखे बोलोगे, चलो जी बोलो। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, सेक्शन कौन सा? 2E, ठीक है, 2 क्लॉज, वेरी गुड, क्लॉज है, सब सेक्शन नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2G। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि अग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिलती है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यही तो 2 पढ़े हमने, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लिखो सारे इसको। ठीक है जी, चलो। अच्छा सॉरी, ये हमने ठीक ही लिखा ना, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो हमने इसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहले क्या? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या मिलेगा? लीगल एनफोर्सेबिलिटी, तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, बात समझ में आती है? ठीक है जी। सेक्शन कौन सा है? 2H, नहीं G नहीं है, H है, सॉरी H, इट्स 2H, ठीक है। तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, बात सबको समझ में आती है? तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन भी हो गई हमारे पास और कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन हो गई, और डिफरेंट समझ में आ गया दोनों में। एक ही चीज़ का तड़का लगाना है, किसका? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। लीगल एनफोर्सेबिलिटी में 2 केसेस हमने आज पढ़े। पहला बोलो, वेलफॉर वर्सेस वेलफॉर, दूसरा मैरिट वर्सेस मैरिट, ठीक है। तो आज हम, हाँ ये H है, H है, H है, H है, मैं गलती से लिख गई थी, ठीक है, इट्स 2H, ठीक है जी। तो बात समझ में आती है सबको? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो फिर ऑफ़र जब शुरू होगा तो हम ऑफ़र की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे। कई टीचर्स ऑफ़र एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन यहीं कराते हैं, बट मैं चैप्टर्स में कराती हूँ, क्योंकि वहाँ फिर वो ज़्यादा समझ में आती है और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन, ऑफ़र की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हम आगे कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक पहले मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? समझ में आया सबको सब कुछ? हाँ जी, यस और नो? आया समझ में? इतना धीमा से यस मैम। आया समझ में सबको? मुझे पता है आफ्टरनून का टाइम है, गर्मियों के दिन है, भूख लग रही होगी, है ना? ठीक है, तो आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ अपनी बुक्स ले लो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि घर जाके पढ़ोगे, बुक्स होंगी तभी मैं होमवर्क स्टार्ट कर सकती हूँ। जब तक बुक्स नहीं आप लोगों के पास होंगी तो फिर हम होमवर्क्स भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। चलो, हैव अ गुड डे।